ठीक है, स्टेप समझो। आपको MnO2 लेना है, क्या लेना है, MnO2, इसको KOH के साथ में हीट करना है। किसके साथ हीट करना है, KOH। आपको एक रिएक्शन दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखो, MnO2 लेना है, इसको KOH के साथ क्या करना है, हीट करना है। ये कौन है, KClO3। हाँ, पोटाशियम क्लोराइड तो है, लेकिन ये क्या कैसे काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन है ये, तो अपना शॉर्ट में यहाँ पर लिखो OA, जो जो अभी नहीं थे लास्ट टाइम, तो इधर लिखो, इधर पे क्या लिखो, OA है। ये इसको पढ़ेंगे कॉस्टिक पोटैश, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है ना। कॉस्टिक पोटैश, इसमें आप मैंगनीज डाइऑक्साइड डाल रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या करेगा, ये KClO3 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। देखो Mn से, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर लिख के रखो यहाँ पर, कितना है, +4। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है ना, इसको x मान के इसका -2, 2 टू द -4 उधर गया तो +4, तो इसका आपका आ रहा है +4। K2MnO4 में जब Mn का निकालोगे ना तो आ जाएगा बच्चों +6। तो मतलब इस KClO3 ने क्या किया, इसको +4 से क्या कर दिया, +6 कर दिया, +4 से +6 क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। इसलिए ये कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई बात समझ में। इसके पहले देखो, इसके पहले एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, क्या पढ़ो उधर पे क्या पैराग्राफ में लिखा हुआ है, MnA2 को क्या कर रहे हो आप, हीट कर रहे हो, किसके साथ, KOH के साथ हीट कर रहे हो। और जहां पर आपका KClO3 कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हो गया ना, समझ में आ गया। अच्छा, बनेगा क्या इसके अंदर, सबसे पहले डायरेक्टली कमिनो4 नहीं बनेगा, कमिनो4 के पहले एक स्टेप आएगा, K2MnO4 बनेगा। KMnO4 इज डिफरेंट, K2MnO4 इज डिफरेंट। K2MnO4 में Mn का, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6 और साथ साथ में कौन बनेगा, KCl, और उसके साथ OH और O मिलकर ये जो है ना H2O बनाएगा। तो ये प्रोडक्ट भी आपको याद रखना है। अच्छा, यहां से अपन K2MnO4 निकालेंगे, इसको न्यूट्रल मीडियम में भी डाल सकते हो, एसिडिक मीडियम में भी डाल रहे हो। अब यहां पर जो डाल रहा हूं मैं, वो क्या कर रहा हूं, एक न्यूट्रल मीडियम में डाल रहा हूं। यहां H+ लिखा हुआ है ना, बोलो क्या लिखा हुआ है, ये वाटर में डाल रहा हूं ना, न्यूट्रल मीडियम में डाल रहा हूं। यहां पर मैं कोई एसिडिक मीडियम में डाल रहा हूं। तो दोनों ही केस के अंदर ये जो K2MnO4 है वो कमिनो4 में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, K2MnO4 किस में बदल जाएगा, KMnO। आप फाइनल प्रोडक्ट में मिल चुका है, आप चाहे ये रिएक्शन बता दो, चाहे ये वाला बता दो। अच्छा, उसके बाद आप देखोगे यहां पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने इस्तेमाल किया, पोटाशियम और ये मिलकर आपका पोटाशियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन के साथ में पोटाशियम बाइकार्बोनेट बनेगा। और MnO2 फिर से बन जाएगा, जो हमने शुरुआत किया था ना, MnO2 वापस से लास्ट में मिल जाएगा। ये बात ध्यान रखना, समझ आ रहा है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रोडक्ट ऐसे याद करना होता है, ये मिलकर ये बनेगा, ये मिलकर ये बनेगा, समझ आ रहा है। अब ऑर्गेनिक की तरह हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं बताते, इधर से टूटा, ये आके जुड़ गया, समझ आ रहा है। तो इसमें आपको प्रोडक्ट इस तरीके से है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर भी बदल रहा है तो Mn यहाँ पर कितना है, +6, और यहाँ पर कितना है, +7। फाइनल प्रोडक्ट ये आ गया। आप चाहें तो यहाँ पर भी बात कर सकते हैं, लास्ट वाला। अब बोले सर ये कैसे फॉर्मेट है, K2MnO4 में ही ना सिर्फ इतना पार्ट लिखा गया है, सिर्फ इतना पार्ट। एसिडिक बताने के लिए H+ लिखा हुआ है, तो H+ लिखा हुआ है मतलब कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक में MnO4 माइनस जो है -2, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, -1 में। MnO4 के ऊपर -2 है, तो Mn कितना रहता है यहाँ पर, +6 रहता है। MnO4 -1 है, तो ये Mn कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, +7। समझ गए। तो एसिडिक मीडियम में अगेन मुझे MnO2 मिलेगा और साथ में वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है। खत्म हो गई बात, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना KMnO4 बन जाएगा, तो इसके साथ में ना ये सोल्यूशन है पूरा इसका, तो हम लोग इसको हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो लास्ट में जो है ना क्रिस्टल दिखाई देगा आपको। हीट करेंगे तो वाटर वेपर या जो वेपराइज होने वाला है वो सब क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। पीछे मिलेगा आपको कमिनो4, जो कि कैसे कलर का होगा, ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। हीट करेंगे तो क्रिस्टलाइजेशन, पूरा प्रोसेस याद हो गया। MnO2 KOH के साथ में हीट करने का इन द प्रेजेंस ऑफ क्या नाम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KClO3।
ये पहले कन्वर्ट होगा K2MnO4 में, किस में कन्वर्ट होगा? साथ में और क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? KCl मिलेगा, वाटर मिलेगा। KCl वाटर को भूल जाओ, अब K2MnO4 हमारा काम का है। K2MnO4 यहाँ से निकालना है। इसको आपको एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम में सॉरी एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में रखना है। तो ये K2MnO4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? KMnO4 में। अगर मैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाला रहता हूँ, मीडियम लेता हूँ, तो वहाँ पर आपका क्या बनने वाला है? MnO2 तो बनेगा ही, उसके साथ साथ पोटाशियम बाइकार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? पोटाशियम बाइकार्बोनेट। और अगर मैं इसको एसिडिक मीडियम में रखता हूँ तो आप MnO4-2 प्लस H क्या बता रहा है? एसिडिक मीडियम। तो MnO4-2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? MnO4-1। उसके साथ MnO2 मिलेगा और उसके साथ वाटर मिलेगा। समझ आ रहा है? हीट करेंगे तो पीछे जो क्रिस्टल मिलेगा आपको, सूख कर जो क्रिस्टल दिखाई देगा वो कौन होगा? KMnO4 होगा। ऑलमोस्ट ब्लैक इन कलर होगा। बताओ ये कौन सा मेथड बताया? प्रिपरेशन बाय केमिकल ऑक्सीडेशन। प्रिपरेशन बाय केमिकल ऑक्सीडेशन। अच्छा, उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन में आपको क्या करना है? सिर्फ एक ही रिएक्शन है क्योंकि पहला स्टेप तो आपको करना ही है, K2MnO4 निकालना है। K2MnO4 निकालने के बाद फिर आपको क्या करना है? इसको पानी में डालना है। और नेसेंट ऑक्सीजन बेसिकली क्या करेगा इसको? ये नेसेंट ऑक्सीजन है ना, ये Mn+6 से क्या कर देगा? इसको +7 में कन्वर्ट कर देगा और आपका पोटाशियम और ये वाटर मिलकर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आएगा, क्यों है। अगेन इसको हीट करेंगे, बाकी का जो सोल्यूशन है वो इवोपरेट हो जाएगा। पीछे कौन बचेगा? KMnO4। कौन बचेगा? KMnO4। वो आपका डीप पर्पल ब्लैक कलर्ड होगा। क्या होगा? डीप पर्पल भी जो है ना आपका ब्लैक कलर ही दिखाई देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज जो यहां पर याद रखना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 शॉर्ट में इन एसिडिक मीडियम याद रखना। Mn+7 कन्वर्ट हो जाता है Mn+2 में। Mn+7 किस में कन्वर्ट होता है? एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। ये देखो, ये जो MnO4 माइनस देख रहे हो ना, इधर पे इसका +7 है और ये किस में कन्वर्ट हो गया? जरा चेक करो, Mn+2 में। ये MnO4 माइनस में ये कितना है? +7। ये कितना? +2 में कन्वर्ट हो गया, बराबर। इसमें भी देखोगे यहाँ पर आपका ये Mn कितना है? +7। ये किस में कन्वर्ट हो गया? तो सारे रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो? MnO4 माइनस में ना Mn का जो ऑक्सीडेशन है वो +7 रहेगा। क्या रहेगा? कैलकुलेट कर सकते हो आप, एक्स लेकर सॉल्व कर सकते हो। तो +7 से +2 होता है एसिडिक मीडियम में। क्या बोलोगे? आप बोलोगे एसिडिक मीडियम कैसे समझ आ रहा है? सब में देखो H+ दिखाई दे रहा है, तो कौन से मीडियम में हो आप? एसिडिक मीडियम में। अच्छा, आप सुनो इसका कन्वर्जन। ये आयोडाइड आयन यानी I-, इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। आयोडाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है? आयोडीन में। Fe+2 को, फेरस को किस में कन्वर्ट कर देता है? फेरिक में। S-2 को किस में कन्वर्ट कर देता है? S0। तो बेसिकली सल्फाइड आयन को सल्फर में कन्वर्ट कर देता है। समझे? अब पूरा स्टेप देखो। एसिडिक मीडियम में Mn+7 से +2 में कन्वर्ट होता है। अच्छा, खुद का नंबर ये क्या कर रहा है? घटा रहा है, तो सामने वाले का बढ़ाएगा। खुद का नंबर क्या कर रहा है? घटा रहा है, सामने वाले का बढ़ाएगा। जैसे आयोडाइड आयन है I-, तो इसको किस में कन्वर्ट करेगा? I2 में, आयोडीन में, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसका कितना है? -1, ऊपर दिख रहा है ना -1। और उसका एलिमेंटल मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या रहता है? 0 रहता है। +2 से +3 क्या कर दिया? बढ़ा दिया। -2 है इसका एलिमेंटल फॉर्म में, तो ये क्या है? 0। तो -2 से 0 क्या हुआ? बढ़ गया ना। अब बताओ ये याद हुआ कि नहीं याद हुआ? मेन यही याद रखना आपको। एसिडिक मीडियम में Mn+7 से +2 में कन्वर्ट होता है। अच्छा, सामने वाले को किस में कन्वर्ट करेगा? तो जो दिया है वो याद करना है आपको। आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करेगा, यानी I- से I2 में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, उसके बाद Fe+2 से +3 में कन्वर्ट करेगा। S-2 से S में कन्वर्ट करेगा। समझ गए बात को? S-2 कहाँ से आता है? देखो, H2S गैस मालूम है ना, इसका ये अलग अलग होगा तो S-2 और H+ आएगा, 2 H+ आएगा। खत्म। ठीक है। और ऑक्जेलेट, ये वाला ऑक्जेलेट भी था, चौथा वाला।
इसके अंदर भी सेम कहानी है। ये वाला जो आयन है ना, ये ऑक्सलेट आयन है, इसमें जो कार्बन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, मतलब +4 में कन्वर्ट करता है। पेंसिल से लिख के रखो जो बता रहा हूँ, लास्ट टाइम लिखा होगा ना। ऑक्सलेट आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3, इसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, यानी +4 में कन्वर्ट कर देता है। सामने वाले का बढ़ाता है, खुद का घटाता है, सेम कहानी, +7 से +2। चलो, वीकली न्यूट्रल और वीकली अल्कलाइन मीडियम। अगर बच्चों KMnO4 आप डालते हो किधर पर? न्यूट्रल मीडियम में। अभी H2O दिखाई दे रहा है तो अपना न्यूट्रल मीडियम है, हाँ। तो ये आयोडाइड को किस में कन्वर्ट करता है? आयोडेट में। सुनो बात को, अभी इससे पहले मैंने बात किया था आयोडाइड को किस में कन्वर्ट किया था? आयोडीन में, I2 में कन्वर्ट किया था। कब? जब एसिडिक मीडियम था। तो जब वीकली अल्कलाइन होता है या न्यूट्रल होता है, अभी यहां पर न्यूट्रल वाला दिया हुआ है, तो ये आयोडाइड को आयोडीन में नहीं, आयोडेट में कन्वर्ट करेगा, यानी IO3-। ये आयोडेट पढ़ते हैं इसको, समझ गए? ये देखो, समझे? और खुद का कन्वर्जन कैसे होगा? ये +7 है, MnO2 में होता है +4। तो इंपॉर्टेंट बात, न्यूट्रल या वीकली अल्कलाइन में +7 से कितना होगा? +4 होगा। तो आप ना इधर पे लिख के रखना कि Mn+7 किस में कन्वर्ट होगा? +4 में कन्वर्ट होगा। एसिडिक वाले में किस में कन्वर्ट हो रहा था? +2 में हो रहा था। लेकिन अगर न्यूट्रल और बेस ये रहेगा तो अल्कलाइन रहेगा तो +4, याद रखेगा, ठीक है। और फिर ये भी चेंज हो जाएगा, आयोडाइड को आयोडेट में कन्वर्ट करेगा। यहां देखो, ये आपके पास कौन है? थियोसल्फेट, समझ आया? तो थियोसल्फेट को सल्फेट में करेगा, SO4-2। इसमें अगर आप इसका ऑक्सीडेशन पूछोगे तो कितना ऑक्सीडेशन आ रहा था इसका? +3। और ये वाले का S का कितना होता है? +6 होता है। समझे? आप X लेकर सॉल्व करोगे, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मैंगनस सॉल्ट को, जैसे मैंगनस है ये Mn+2, खुद तो ये है, खुद +7 से +4 पे आएगा, ये +7 है और ये +4 है। अच्छा, सामने वाले को +2 से किधर लेके चला गया? +4, सेम इसमें लगेगा, मतलब खुद +7 से क्या हुआ? +4, और सामने वाले को मैंगनस वाला बोलेंगे, इसको मैंगनस क्या बोलेंगे? मैंगनस, जो +2 वाला है, इसको क्या कर दिया? +4 कर दिया, खत्म हो गया बात। हुआ? क्या क्या याद करना है इसमें, समझ में आ गया? ठीक है, तो रिएक्शन प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, KMnO4 का यूज पढ़ लेना अच्छे से, पूरा KMnO4 का टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, K2Cr2O7 का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। यूज बात किया था मैंने, एंटीसेप्टिक यूज होता है, अनसेचुरेशन टेस्ट का इस्तेमाल, मतलब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए KMnO4 का इस्तेमाल होता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आप लोग ये करते हो लैब में, ये ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते नहीं हो, पिंक सॉल्यूशन आता है, ठीक है, तो आपका उधर पे KMnO4 रहता है उसमें, पर्पल, डार्क पर्पल कलर का, बराबर। फिर हेलाइड डिटेक्शन के लिए, क्या किसके डिटेक्शन के लिए? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए, हेलाइड के डिटेक्शन के लिए, और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही ना ये, अभी आप लोग ने देखा ना, ऑक्सीडाइज कर रहा है सामने वाले को, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खत्म। तो इट इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में भी और लेबोरेटरी में भी। अब अगला टॉपिक, अगला कौन है? हाँ, K2Cr2O7। अच्छा, K2Cr2O7 कौन होता है हमारा? पोटाशियम डाइक्रोमेट। अभी इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इधर देखो, ये रिएक्शन है आपके 1 2, ये 3 स्टेप में बनेगा। कितने स्टेप में बनेगा? तो आपको मेनली रिएक्शन प्रैक्टिस करनी है, रिएक्शन प्रिपेयर करना है, फिर बाद में केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, अगेन ये क्या नाम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है हमारा, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह बात करके केमिकल प्रॉपर्टी बात करना है। चलो, 3 स्टेप है इसके, देख लेते हैं। पहला, इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्रोमाइट ओर। कौन है ये? तो क्रोमियम का एक ओर है ये, ठीक है। तो क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला क्या है? FeO
Cr2O3। क्या बोलेंगे? आपको एक मार्क के लिए सवाल आ सकता है, स्टेट द फॉर्मूला फॉर क्रोमाइट ओर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्रोमाइट ओर? तो क्रोमियम का ओर है, कच्चा धात बोलते हैं ना, कच्चा ये, तो उसका फॉर्मूला क्या है? FeO Cr2O3। इसको हीट करना है आपको, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO3। देखो ये जो देखते हो ना आप यहाँ पर, कार्बोनेट का चार्ज होता है बच्चों -2 और इसका होता है +1, तो 1 इधर आएगा और 2 इधर आएगा ऐसे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Na2CO3। समझे? कार्बोनेट का 2 होने की वजह से। तो आपका सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO3। तो आपको क्या करना है? इन दोनों को हीट करना है, एंड अ फ्लक्स ऑफ लाइम, ठीक है, इन एयर इन अ रिवर्बरेटरी फर्नेस। मतलब एक फर्नेस होती है भट्टी, ठीक है, उसका एक टाइप है रिवर बैटरी जो है ना, बैटरी फर्नेस। समझ आ रहा है? जिसके अंदर क्या करते हैं, इसका शेप कुछ अभी इधर पे डायग्राम वगैरह दिया नहीं है, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, एक मिनट तुमको डायग्राम बता ही देता हूँ मैं, डायग्राम बता देता हूँ रिवर बैटरी फर्नेस कैसा होता है। ये देखो, जिसमें ऐसे नहीं जला, नीचे से नहीं जलाया जाता है, साइड से जलाया जाता है। समझ में आ रहा है? देखो देखो बहुत सारे डायग्राम है। कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला। ओके, ये देखो, तो यहाँ पर अपना और यहाँ रखेंगे, ऐसा नहीं नीचे से हीट नहीं कर रहे अपन, और आग यहाँ जला रहे। तो ये इसका शेप हम लोग ने ऐसा बनाया है कि आग जो है वो कैसे जाएगी, ऐसे। आ रही बात समझ में? मतलब हम लोग नीचे से नहीं कर रहे हैं। तो ये रिवर बैटरी फर्नेस होता है, जिसके अंदर आप साइड में फायर बॉक्स जो है ना वो इधर होता है, यहाँ से आग ऐसे जलती है, उसकी लपटें ऐसे आ रही होती है, इसको हीट करती है, और जो मेरा जो गैस बनता है वो यहाँ से चिमनी के थ्रू निकल जाता है। चिमनी, चिमनी मालूम है क्या होता है? जो गैस निकलने के लिए लगाते नहीं है, हाँ? देख लिया रिवर बैटरी फर्नेस कैसा होता है? तो ऐसे इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। तो आपको क्या लेना है जल्दी से बताओ, कैसे हीट करेंगे? देख लिया ना? ओके, क्या क्या लिया हम लोग ने बताओ? क्रोमाइट ओर लिया, बराबर है। उसके बाद हाँ, सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस, मतलब विदाउट वाटर, इसके साथ में H2O नहीं लगा होगा, ठीक है, एनहाइड्रस। ऑक्सीजन तो एयर में रहेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर आपको हीट करना है, तो ऑक्सीजन के साथ में अपने आप रिएक्शन होगा, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? इन एयर ना, और उसके अंदर कुछ अपन फ्लक्स लाइन भी डालते हैं, एंड क्या नाम है, रिवर बैटरी फर्नेस में हीट करते हैं। तो बनता क्या आप सुनो, बनेगा क्या वो ध्यान रखना है अपने को। पहले फॉर्मूला बताओ, आपको याद हुआ कि नहीं? क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला FeO Cr2O3, ये क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला है। इसको सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 के साथ में रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो एयर में ऑक्सीजन आ जाएगा O2। हीट करना है रिवर बैटरी फर्नेस में। क्या होने वाला है? ये आप सोडियम देख रहे हो, सोडियम क्या देख रहे हो? सोडियम। तो सोडियम जो है यहाँ पर, ये जो क्रोमियम ऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करके सोडियम क्रोमेट बनाएगा। क्या बनाएगा? क्रोमेट। देखो एक क्रोमेट जो होता है ना, ध्यान रखना, CrO4, ये क्रोमेट पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं इसको? क्रोमेट। इसी को डबल कर दो, Cr2O8 हो जाएगा। लेकिन ये दोनों जब जुड़ता है तो एक ऑक्सीजन कॉमन आता है, एक ऑक्सीजन निकल जाएगा और कॉमन हो जाएगा, यानी डबल कर Cr2O8 डबल हो जाता है ना, तो उसमें से एक निकाल दूंगा तो 7 हो जाएगा, और आपस में जुड़ जाएंगे एक ऑक्सीजन कॉमन करके, वो डाइक्रोमेट कहलाएगा। Cr2O7 को क्या पढ़ते हैं? डाइक्रोमेट। तो यही जब डबल हो जाएगा, Cr2O
7 और -2 ही रहेगा इसका चार्ज, इसका नाम क्या पढ़ेंगे? डाइक्रोमेट। अब बोले सर ऑक्सीजन तो डबल नहीं है, मैंने क्या बोला? डबल करके अब दोनों को मिलाना है, तो एक ऑक्सीजन निकल के ये क्या कर जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, कॉमन, एक ऑक्सीजन कॉमन हो जाता है, तो इसलिए एक ऑक्सीजन कम कर दिया, तो डाइक्रोमेट हो गया। तो क्रोमेट और ये कौन हो गया? डाइक्रोमेट। तो सोडियम इस क्या नाम है, क्रोमियम ऑक्साइड के साथ में यहाँ पर क्रोमेट बनाकर उसके साथ जुड़ जाता है, ये हो गया -2 और ये क्या हो गया? +1। तो देखो क्रिस क्रॉस हो गया, 2 इधर आ गया, 1 इसके नीचे चला गया, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आयरन और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, इधर पे जो आयरन है ना बच्चों, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कितने पर है? +2। ये यहां पर बन जाएगा +3 में, कितने में बन जाएगा? +3। अब मुझे एक चीज बताओ, ऑक्सीजन का तो होता है -2 और इसका क्या होता है? +3। क्रिस क्रॉस करेंगे तो Fe2O3 हो जाएगा ना फॉर्मूला। तो जहां सिर्फ FeO था वो क्या बन चुका है अभी? अभी बोलेंगे सर FeO क्यों है यहाँ पर? ऑक्सीजन का -2 होता है। पेंसिल से नंबर लिख के रखो तो आपको याद रहेगा फिर। FeO क्यों है फॉर्मूला पता है? क्योंकि Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना है यहाँ पर? +2 है, कितना है? और ऑक्सीजन का -2 है, तो सेम नंबर, नो क्रिस क्रॉस, ओनली FeO। तो जब ये Fe +2 से क्या हो जाता है? +3 हो जाता है, +2 से क्या हो जाता है? तो फॉर्मूला आपका बदल जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा Fe2O3। क्या बन जाएगा? Fe2O3। ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो आप कार्बोनेट देख रहे हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। चलो बताओ अभी क्या क्या बना। हमने क्या लिया? पहला स्टेप में हमने लिया क्रोमाइट ओर, मतलब FeO Cr2O3 लिया, इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ में हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और वो भी कौन से फर्नेस के अंदर, कौन सी भट्टी में? रिवर्बेटरी फर्नेस। रिवर्बेटरी फर्नेस के अंदर। रिवर्बेटरी फर्नेस में क्या होता है, आप नीचे से हीट नहीं करते हो, साइड से करते हो, ठीक है। अच्छा, जब इसको हीट करते हैं तो हमारा पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट, फॉर्मूला क्या बनेगा सोडियम क्रोमेट का? देखो क्रोमेट है CrO4 -2 और सोडियम, क्रिस क्रॉस करेंगे तो Na2CrO4, Na2CrO4, याद हुआ? अच्छा, उसके बाद जो कार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, बराबर। और उसके अलावा क्या बना? हाँ, FeO जो था वो Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बदल गया? +2 से +3 हो गया, ठीक है, ये याद रखो। तो आपका FeO Fe2O3 में हो गया, खत्म, रिएक्शन लिख दिया। नेक्स्ट, यहां पर जो ये बना ना, ये हमारे काम का है, क्रोमेट जिसके साथ में है ना वो हमारा काम का है। अच्छा मुझे बताओ, मेरे पास Na2CrO4 बन चुका है, मुझे क्या चाहिए पता है? K2Cr2O7 चाहिए। तो कुछ कुछ तो मिल गया इसमें से, अब इसको फर्दर मॉडिफाई करें तो ये हमारे काम का है। फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन देन एक्सट्रैक्टेड विद वाटर एंड ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक। तो इसको निकालना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है, छान के निकालना है, और इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाना है। किसके साथ मिलाना है? तो सेकेंड स्टेप क्या है? पहले स्टेप में जो बना काम का कौन है? सोडियम क्रोमेट, उसको निकालना है, ठीक है, छान के निकालना है। इसको किसके साथ मिलाना है? सल्फ्यूरिक एसिड। किसके साथ मिलाना है? सल्फ्यूरिक, ठीक है। अभी आगे क्या होने वाला सुनो। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जैसे ही मिलाता हूं तो ये जो CrO4 देख रहे हो आप, ये अब कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों Cr2O7 में। ये कौन है पता है आपको? ये क्रोमेट था, अब ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट, क्रोमेट को, सोडियम अभी भी ऐसी है, बस क्रोमेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा आगे सुनो, Na, हाँ ये गलत लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो सोडियम और ये सल्फेट मिलेगा तो क्लोराइड कैसे बनेगा? समझ रहे हो? डाइक्रोमेट एंड हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट, हाँ ये भी गलत है। न्यू बुक में करेक्ट किया हुआ है, हाँ, treated with concentrated sulfuric acid to get sodium dichromate and hydrated sodium sulfate.
और ये भी नहीं बनेगा यहाँ पर जो इन्होंने दिया हुआ है। पहली नजर में कैसा, तुम लोग को मैंने करेक्शन करवाया रहूंगा ना जब करवाया था, है? बताओ। सोडियम के साथ सल्फेट आएगा, Cl नहीं आएगा। हाँ NaCl तो बनेगा ही नहीं यहाँ पर, और Na सल्फेट, हाँ बराबर। ये देखो बच्चों, ये प्रोडक्ट ये तो बनेगा ही नहीं, इसको कट कर दो आप। हाँ, और यहाँ जो आप देख रहे हो ना ये Cr2O7 यहाँ बन चुका है, इधर पे आएगा आपका सल्फेट, क्या आएगा? तो आपका पूरा प्रोडक्ट क्या होगा सुनो, Na2SO4 लिख के रखो उधर पे, Na2SO4 और साथ में H2O, डॉट H2O करके लिखो, समझ रहे हो? Na2SO4 डॉट H2O, समझे? नहीं समझे? Na2SO4 क्यों लिखा है बताओ? सल्फेट का कितना होता है -2, सोडियम का +1, 2 इधर 1 इधर, ठीक है? इसके इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, ऐसे बनेगा। ये करेक्शन हो गया। तो आप सुनो क्या हुआ मालूम है ना, 2 ही प्रोडक्ट बनेगा। इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट, क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड। ये NaCl तो बनेगा नहीं, क्लोरीन यहाँ पर है क्या जो वहां पर आएगा, तो वो रॉन्ग दिया हुआ है, समझे? अच्छा आप सुनो, इधर पढ़ो, ऊपर देखो, ऊपर पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ये कौन है? सोडियम क्रोमेट, फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, पहले वाला, एक्सट्रैक्ट विद वाटर एंड ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीट कर रहे हैं टू गेट, देखो क्या मिल रहा है, सोडियम डाइक्रोमेट, पहला ये मिल गया सोडियम डाइक्रोमेट, एंड हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट। तो ये कौन है? सोडियम सल्फेट, हाइड्रेटेड है मतलब विद वाटर, है ना? तो इसके अलावा कुछ दिखाई दे रहा है तो वहां पर मिस्टेक था, इसको सही कर लेना। तो दूसरा स्टेप में अपने को अब मिल चुका है सोडियम डाइक्रोमेट। क्या मिल चुका है बच्चों? सोडियम डाइक्रोमेट। अब मुझे लगभग फॉर्मूला मिल गया, अगर आप चेक करोगे तो मुझे चाहिए K2Cr2O7, क्या चाहिए? K2Cr2O7 मुझे मिल चुका है, Na2Cr2O7। बस आपको एक काम क्या करना है, Na को रिप्लेस करना है K से, समझ आ रहा है? तो अब मैं अगर इसको, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको अगर मैं रिएक्ट करवा देता हूं किसके साथ, एडिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, KCl ऐड कर देता हूं उसमें, क्या ऐड कर देता हूं? KCl, तो K Na की जगह ले लेगा और Na K की जगह ले लेगा, ऐसे इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है? आ जाओ चेक करते हैं इसको। इधर देखो, हमारा अभी सेकंड स्टेप में क्या बना था, ये बना था कि नहीं? इसको किसके साथ रिएक्ट कर देना है? क्यों कर देना है? ताकि Na की जगह कौन आ जाए? K आ जाए। तो अगर ये K आ जाएगा तो K2Cr2O7 और Na K की जगह आ जाएगा, तो ये NaCl बन जाएगा, खत्म हो गया। दिस इज द फाइनल रिएक्शन। 3 स्टेप में समझ में आ गया? पूरा स्टेप बताओ। क्या नाम है? पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाओगे? क्या लोगे सबसे पहले? क्रोमाइट ओर लोगे। फॉर्मूला क्या है क्रोमाइट ओर का? बराबर FeOCr2O3, बराबर है। इसको आपको किसके साथ हीट करना है? सोडियम कार्बन Na2CO3, और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो ऑक्सीजन भी आ जाएगा। कौन से फर्नेस में? रिवर बैटरी फर्नेस। रिवर बैटरी फर्नेस क्या होता है ये भी दिखा दिया मैंने आपको। अच्छा, इसको जब मैं हीट करता हूं, क्या करता हूं, तो आपका अब जो क्या नाम है, क्या नाम है, क्रोमियम ऑक्साइड था, वो अब क्या बन जाएगा? क्रोमेट बन जाएगा, यानी CrO4 बन जाएगा। तो सोडियम के साथ मिलकर ये क्या बनने वाला है? Na2CrO4, क्या बनेगा? Na2CrO4। अच्छा, उसी के साथ साथ कार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। अच्छा, उसी के साथ साथ FeO किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe2O3। क्यों ऐसा हुआ बता सकता है कोई? Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था पहले? +2, अब कितना हो गया है? +3। इसलिए फॉर्मूला चेंज हो चुका है, FeO नहीं है, अब Fe2O3 हो गया क्रिस क्रॉस करने पर, ठीक है? अच्छा, उसके बाद यहां से पहली रिएक्शन में काम का कौन है मेरा? क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट काम का है। उसको निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, और बताओ किसके साथ मिलाना है? वेरी गुड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाना है।
तो इसमें होने वाला क्या, सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर देगा, जो क्रोमेट है उसको डाइक्रोमेट में बदल देगा। डाइक्रोमेट क्या होता है, Cr2O7 और माइनस चार्ज होता है -2। तो जो सोडियम क्रोमेट है वो अब सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। सोडियम क्रोमेट क्या बन जाएगा, सोडियम। अच्छा, उसी के साथ साथ आपको एक हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट मिलता है। तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2SO4.H2। खत्म हो गया। अच्छा, इसमें मेरा काम का कौन है, सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम की जगह सिर्फ पोटाशियम चाहिए, तो यहां से आप क्या करोगे, सोडियम क्रोमेट डाइक्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट को पोटाशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे, सिर्फ इंटरचेंज हो जाएगा। Na की जगह K आ जाएगा, K की जगह Na आ जाएगा और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। खत्म हो गया पूरा प्रिपरेशन। ठीक है, कर लोगे ना अभी। हाँ, टेक्स्ट बुक में करेक्शन भी है, ध्यान रखना। और मेरे ख्याल से डाइजेस्ट में भी वैसे ही लिख दिया होगा, है ना। टारगेट उसमें देखो, जैसा टेक्स्ट बुक में वैसे ही छाप दिया हुआ है ना, करेक्शन नहीं किया हुआ है। केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं ना बच्चों, तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। हाँ, तो यहां पर अगर आप देखोगे ना, K2Cr2 में O7 में इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कैलकुलेट करोगे तो। हाँ, ये कौन है पता है, आयोडाइड आयन है, तो इसका -1 है। इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, तो ये हो गया। और ये H2SO4 लिखा है, मतलब कौन सा मीडियम है, तो याद रखो एसिडिक मीडियम में ये पहली बात खुद को +6 से किस में कन्वर्ट करेगा, यहां पर पता है आप निकाल सकते हो, +3 आएगा। हाँ, तो ये 3 इधर आ जाएगा +3 और ये 2 इधर आ जाएगा -2, तो ये कितना हो गया +3। तो खुद को ध्यान रखना, ये खुद को किस में कन्वर्ट करता है, +6 से +3 में, और आयोडाइड आयन को किस में करता है, आयोडीन में। तो मतलब ये तो सेम कहानी कर रहा है जैसे कमिनोफोर किया करता था। KMnO4 में मैंगनीज क्या करता था, खुद +7 से +2 में होता था और आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता था। ये भी वही कर रहा है, आयोडाइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, आयोडीन में, और खुद जो है वो +6 से किधर जाएगा, +3 पे जाएगा। तो यही आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड फ्रॉम Ki बाय एसिडिफाइड K2Cr2 गिव्स I2। पोटाशियम डाइक्रोमेट इज रिड्यूस टू क्रोमिक सल्फेट। तो ये बेसिकली कौन सा सल्फेट कहलाता है, क्रोमिक सल्फेट। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट बन चुका है क्रोमिक सल्फेट एसिडिक मीडियम में। H2S गैस इज पास थ्रू एसिडिफाइड दिस इज ऑक्सीडाइज टू पेल येलो प्रिसिपिटेट ऑफ सल्फर। तो अगेन बच्चों अगर यहां देखोगे ना, ये कौन है, +6 पर है, ये कौन है, क्रोमिक सल्फेट, कितने पर रहेगा ये, +3 पे। देखो ये सल्फर का कितना है पता है, -2 है, और इसको सल्फर में कन्वर्ट कर दिया 0 पे। तो सेम कहानी कर रहा है ये, तो जो आपका कमिनोफोर किया करता था वही कर रहा है। नहीं, S-2 को किस में कन्वर्ट किया था उसने, S में, बराबर है, और खुद +7 से +2 में हो जाता था एसिडिक मीडियम में। ये भी देखो एसिडिक मीडियम में +6 से +3 हो रहा है, लेकिन सामने वाले का सेम कहानी कर रहा है, जैसे आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा है, सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर रहा है। खत्म हो गई कहानी। यही आपको याद रखना है इसके अंदर। समझ गए, नहीं, बोलो बोलो, खत्म। तो यही सब याद रखना है इसके अंदर। हाँ, अच्छा इधर देख लो एक बार, ये प्रॉपर्टीज किसका है, डी ब्लॉक का है। डी ब्लॉक अभी हमारा खत्म हो जाएगा। डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज क्या है, सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं। हाँ, दे आर हार्ड, हाई डेंसिटी वाले और हार्ड होते हैं, हाई MPBP, गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टर, हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी ज्यादा होता है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या रहता है, ज्यादा रहता है, मतलब ज्यादा लोड ले सकता है ये। हाँ, उसके बाद कैन फॉर्म अलॉयज, अलॉय फॉर्म कर सकता है विद ट्रांजिशन एज वेल एज नॉन ट्रांजिशन। मैंने आपको यह फेरस और नॉन फेरस समझाया। फेरस वाला कैसे बनता है बताओ, आयरन के इसमें आप कोई भी अदर एटम्स डाल दोगे, अदर मतलब आयरन को छोड़ के दूसरे वाले कोई एलिमेंट लोगे जो आयरन में मिक्स कर दोगे, जिसका साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये क्या बन जाएगा, फेरस अलॉय। एग्जाम्पल क्या है फेरस अलॉय के, हाँ स्टील में ही बहुत सारे एग्जाम्पल, तो निकल स्टील है,
स्टेनलेस स्टील है, क्रोमियम स्टील, बराबर है। मैनी मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक। ज्यादातर मेटल कैसे आते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं। हाँ, पैरामैग्नेटिक मतलब मालूम है, वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। मोस्ट ऑफ द मेटल आर एफिशिएंट कैटलिस्ट। और यहाँ पर डी ब्लॉक के ज्यादातर एलिमेंट कैसे काम करते हैं? एज ए कैटलिस्ट। देखो आप जब रिएक्शन करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप एमएन इस्तेमाल करते हो, आप पैलेडियम इस्तेमाल करते हो, निकल इस्तेमाल करते हो ऐसा कैटलिस्ट। नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेंगे, मेटल है तो क्या है, तो मेन वर्ड याद रखने का इसमें। जैसे इसमें क्या याद रखोगे, सुनो, ठीक है, लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, अंडरलाइन करो जो जो मेन वर्ड बोल रहा हूं, ठीक है। हार्ड होते हैं, हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। हाई एमपीबीपी, क्या बोलोगे? हाई एमपीबीपी। अब सुनो, गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टर, गुड कंडक्टर्स होते हैं, शॉर्ट में क्या बोलेंगे? गुड कंडक्टर्स होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात करो चाहे हीट की बात करो, ठीक है। मेलिएबिलिटी मतलब हाई मेलिएबिलिटी होती है, मतलब मेलिएबल होता है, क्या बोलेंगे? मेलिएबल। मेलिएबल मतलब समझ में आता है? हथौड़ा मारेंगे तो पतला हो जाएगा, मतलब शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। डक्टाइल भी होता है, वो भी लिख सकते हो आप। अच्छा, दे फॉर्म अलॉय, तो अलॉय कर दो, दे फॉर्म अलॉय, बस। और बोलेंगे दे आर पैरामैग्नेटिक, क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वर्ड को याद रखो। और एक्ट एज कैटलिस्ट, एफिशिएंट कैटलिस्ट वर्ड अंडरलाइन कर लो, एफिशिएंट, दे आर एफिशिएंट कैटलिस्ट। समझ आ रहा है? मोस्ट ऑफ देम, वैसे सभी नहीं होते, ज्यादातर एलिमेंट होते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ देम लिखना जरूरी है। केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को अंडरलाइन कर लो। ये कलर्ड सॉल्ट बनाते हैं, कलर्ड सॉल्ट कैसे बनाते हैं? कलर वाले। और कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। किसकी बात चल रही है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। किसकी बात चल रही है? डी ब्लॉक। गुड रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इनसॉल्युबल ऑक्साइड, दे फॉर्म इनसॉल्युबल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मेटल क्या बनाते हैं? ऑक्साइड भी बनाते हैं, और क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं। आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड जिंक आर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मेटल। कौन कौन? आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड जिंक, मतलब हमारे बॉडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, बराबर। बोलते हैं ना आयरन डेफिशिएंसी हो गया, बराबर। हाँ हाँ, ब्लड में रहता है, ब्लड का आपका कॉम्प्लेक्स बनाता है हीमोग्लोबिन, बराबर। उसके बाद कैटेलाइज बायोलॉजिकल रिएक्शन, और बहुत सारे बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जिसको जहां पर ये एज अ कैटलिस्ट काम करता है। कैसे काम करता है? एज अ कैटलिस्ट, बस इतना कर लो। अच्छा, यहां पर ना ये वाला पॉइंट थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना, हाँ, इधर पे। फर्स्ट रो में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, फर्स्ट रो बोले तो डी ब्लॉक का फर्स्ट रो कौन है? 3D सीरीज है, उसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मालूम है मैंगनीज का होता है, +7 होता है। तो फर्स्ट रो +7 हाईएस्ट है। और उसी के साथ साथ सुनो, कौन सा केस? इन केस ऑफ थर्ड रो बात करूंगा, तो थर्ड रो में +8 ऑक्सीडेशन आपका हाईएस्ट होता है। थर्ड रो कौन है? 5D। देखो लाइन से 3D, 4D और 5D सीरीज। तो 3D मेरा फर्स्ट रो है डी ब्लॉक का, और 5D मेरा थर्ड रो है। वहां पर आपको कौन मिलेगा पता है? रुदेनियम। कौन? रुदेनियम, और उसका ऑक्साइड, या ऑस्मियम उसका ऑक्साइड। तो यहां पर जो है ना, रुदेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +8। ऑस्मियम का कितना आएगा? +8। समझ आ रहा है? तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड रो में कितना होगा? बोलो। +8। किसका किसका होगा? रुदेनियम और ऑस्मियम का। तो ये चीज आप हाईलाइट करके रखो, ये सवाल, छोटा मोटा सवाल आपको आ सकता है। ठीक है। अच्छा, यहां से ना डेफिनेशन आया है बच्चों बोर्ड एग्जाम में, मिनरल का डेफिनेशन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, हाँ, गोंग का पूछ चुका है। फिर ये मेटलर्जी का जो डेफिनेशन है 3 टाइप, ठीक है, ये पूछ चुका है। मैं आता हूँ जरा 2 मिनट। 10th में भी पढ़ा होगा ना ये डेफिनेशन। चलो इधर ध्यान देंगे, मिनरल का डेफिनेशन मार्क करेंगे बच्चों।
नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, जो नेचुरली अपने को जमीन में से मिलता है ना, फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, कंटेनिंग इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सॉलिड, सिलिशियस मैटर, सिलिकॉन वाले, हाँ, इज कॉल्ड मिनरल। हो गया। क्या बोलेंगे, व्हाट आर मिनरल्स? एक मार्क के लिए सवाल आपको आ सकता है। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। हाँ, कंटेनिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कौन हो गया, सॉल्ट हो गया, या सिलिशियस मैटर हो गया, और या सॉलिड्स हो गए, जो भी मैटर एटसेट्रा इज कॉल्ड मिनरल। अच्छा, और का डेफिनेशन भी मार्क कर लो, और का भी और का डेफिनेशन पूछ सकता है आपको, ठीक है। और आप बेसिकली और कहां से निकालते हो, मिनरल से निकालते हो। कहां से निकालते हो? तो मिनरल विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ मेटल एंड फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली इज कॉल्ड और। इकोनॉमिकली मतलब कम पैसा लगा के निकाल सके, लागत आपकी कम लगेगी। ऐसा नहीं आप एक मान लो 1 रुपए का मेटल निकाल रहे हो उसके अंदर, और आपको उसको निकालने के लिए दो रुपए लग जाए, तो मतलब क्या होगा उसका? नहीं समझे बात को? अब 1 रुपए का मेटल निकाल रहा हूं और उसमें निकालने के लिए मुझे 10 पैसा लग रहा है, तब मेरे को 90 पैसे का फायदा होएगा ना। नहीं समझे बात को? इसलिए क्या बोलने का, इकोनॉमिकली। तो क्या बोलेंगे, व्हाट आर ओर्स? मिनरल विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ मेटल एंड फ्रॉम विच इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली। हो गया, याद हो गया? तो यहां से आप इधर मार्क करेंगे, मिनरल और ओर का डेफिनेशन मार्क करना है। अच्छा, आप सुनो, इधर से ना आपको सवाल, ये जो बॉक्स देख रहे हो ना बच्चों, इसमें आपको ओर का नाम पूछ सकता है, समझ में आ रहा है? तो जैसे आयरन का ओर कौन है, ठीक है, तो हेमा जो है ना पी के टाइट हो जाएगी ना, तो हेमा टाइट हो जाएगा। ओके, आयरन का ओर का नाम क्या है, हेमाटाइट। ओके, कॉपर का बात करोगे तो चाल्को पायराइट और चाल्कोसाइट। चाल्कोसाइट भी है, चाल्को पायराइट भी, दोनों अलग अलग है। तो कॉपर का कौन है, चाल्को, ठीक है। ऐसे ही बोल सकते हो चल कॉपीराइट, बराबर है। तो चाल्को पायराइट एक्चुअल में ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, चाल्कोसाइट। उसके बाद जिंक का आप याद रखोगे तो जिंक ब्लेंडे, नाम याद रखोगे, किसका नाम है ये, अपना ओर का नाम है। और आपके पास मिनरल देखो इतने सारे होते हैं इसके अंदर, मिनरल, समझ आ रहा है? फिर इसमें से आप ओर निकालते हो, तो ओर आपका कौन है, हेमाटाइट। तो हेमाटाइट का अगर फॉर्मूला पूछेगा तो कौन है, Fe2O3। तो इसके साथ में और भी इतने सारे ये सब रहते हैं, ठीक है। तो चाल्को पायराइट अगर पूछेगा तो यहाँ पर दिया हुआ है CuFeS2, चाल्कोसाइट का नहीं दिया तो मत याद करो। जिंक ब्लेंडे सिर्फ ZnS होता है। जिंक ब्लेंडे क्या होता है, जिंक सल्फाइड होता है। जिंक ब्लेंडे कौन होता है, जिंक सल्फाइड, याद रहेगा। तो इसमें ना आप सिर्फ ओर का नाम याद रखो, और जो ओर का फॉर्मूला दिया है बस वो याद रखो। हाँ, कर लोगे इसको, टेबल में से एक सवाल, 1 मार्क का सवाल हो सकता है, चलो, या MCQ वगैरह में आ सकता है। मेटलर्जी, अच्छा मेटलर्जी क्या होता है, आप लोग ने पढ़ा है इसको भी क्लास 10th में। बेसिकली ये क्या है, एक टेक्निक है। क्या है, टेक्निक, जिसका इस्तेमाल करके आप क्या करते हो, ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो, बराबर। तो अब मेरे पास मेटलर्जी के कितने टाइप है, अब ध्यान रखो, शॉर्ट में बोलूंगा ना, व्हाट इज मेटलर्जी, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन है, या टेक्निक है थ्रू विच वी एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम दी ओर। मेटल को आप एक्सट्रैक्ट करते हो कहाँ से, ओर में से, ये वो टेक्निक है या वो प्रोसेस है। तो हम लोग बेसिकली 3 टाइप है इसके, कितने टाइप है, 3। अब ये इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए आ सकता है आपको। व्हाट इज मेटलर्जी, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मेटलर्जी। तो पहला कौन है, पारो है, पायरो, ठीक है, हाइड्रो है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रो है। समझ आ रहा है? तो बेसिकली ध्यान रखो यहाँ पर, पारो, हाइड्रो, इलेक्ट्रो। तो आपको पारो को लेना है, पानी में डालना है, उसके बाद करंट दे देना, समझ आ रहा है? तो पारो को ऊपर पहुंचा देना बेसिकली। तो याद कैसे रहेगा, पायरो, हाइड्रो, इलेक्ट्रो, 3 टाइप, पायरो, हाइड्रो, मेटलर्जी तो सब में ही है। तो आपको मेन वर्ड अंडरलाइन करके रखो यहाँ पर, क्या क्या अंडरलाइन करोगे, पायरो, हाइड्रो और इलेक्ट्रो। चलो,
मेटलर्जी का डेफिनेशन मार्क करो, कमर्शियल एक्सट्रैक्शन, मतलब इंडस्ट्री में जो हम लोग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं ना, तो कमर्शियल बात करेंगे उसको। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। कितने टाइप है इसके, ठीक है, फॉर देयर एक्सट्रैक्शन डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स ओर। पहला है पारो, प्रोसेस इन विच ओर इज रिड्यूस टू मेटल। पायरो में क्या करते हो, पायरो में क्या करते हो, ओर को आप रिड्यूस करोगे मेटल में, मतलब उसका रिडक्शन करके मेटल बनाओगे, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर, और यूजिंग, रिडक्शन किससे करोगे, यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है ये याद रखना, यहां पर कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट होगा, हाइड्रोजन हो सकता है या तो एल्यूमिनियम हो सकता है, इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। क्या बोलेंगे, व्हाट इज पायरोमेटलर्जी। पारो में ओर को आप रिड्यूस करते हो मेटल में यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन है, हाइड्रोजन है, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। बोलो याद हुआ कि नहीं याद हुआ, पायरोमेटलर्जी बोलो क्या है। तो ओर को आप रिड्यूस करते हो मेटल में यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम एट हाई टेम्परेचर, समझ में आ रहा है, इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन। यहां पर आप हाइड्रो ना, तो आप एक्वस सोल्यूशन से एक्सट्रैक्ट करोगे। द प्रोसेस इन विच मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम, हाँ तो एक्वस सोल्यूशन से करोगे, फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट यूजिंग अगेन रिड्यूसिंग ए सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी। तो हाइड्रो से समझ में आने का, एक्वस सोल्यूशन से मेटल निकालोगे। हाइड्रोमेटलर्जी क्या करोगे, एक्वस सोल्यूशन किसका होगा, उसी मेटल का सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन होगा, वहां से आप मेटल निकालोगे, ठीक है, यूजिंग अगेन रिड्यूसिंग एजेंट। इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रो से समझ में आ रहा है आपको, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे हम लोग, यहाँ पर बैटरी का इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कराएंगे। प्रोसेस इन विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय, कौन सा रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ फ्यूज्ड मेटालिक कंपाउंड, फ्यूज मतलब मोल्टेन, पिघला हुआ, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेटलर्जी। खत्म हो गया, ये डेफिनेशन याद करो फटाफट से। फिर ये गोंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है, हेमाटाइट का कंपोजिट, ये एग्जाम में आ सकता है। कैल्सिनेशन रोस्टिंग थोड़ा कर लेते हैं, बाकी और यहाँ से करने की जरूरत नहीं। ब्लास्ट फर्नेस, ये डायग्राम बना लेना आप लोग, हाँ डायग्राम का प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, स्लैग फॉर्मेशन। फिर डायरेक्ट अपन यहाँ पढ़ेंगे, यहाँ से सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ कर लो अभी, क्योंकि बाकी चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। ये डेफिनेशन याद करो जरा फटाफट से। अल्लाह, वाटर लेना बाजू से, गला सूख गया। अच्छा ये डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना, हाँ इसका डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना। ये बेसिकली आपका आयरन की भट्टी है, आयरन फर्नेस है, क्या ये पूरा वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, तो उसमें टेम्परेचर याद रखना है बीच बीच में, हाँ 3 पार्ट होता है इसमें, बॉश, देखो न बीच में नाम याद करो, 3 हिस्से इसके, नीचे चूल्हा होता है, इसको हर्थ बोला है, हर्थ, बीच में बीच वाला हिस्से को बॉश बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, स्टैक। कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा इसके अंदर, छोटे छोटे सवाल आए, तो छोटे छोटे PYQ के अकॉर्डिंग पढ़ लो, आपका चैप्टर हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना आपका F ब्लॉक है, ठीक है, आजा शुरू करते हैं, ठीक है। यहां पर ना सिर्फ ये डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, किसको क्या बोलते हैं याद कर लो। नीचे चूल्हा होता है, इसको हर्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर्थ, ठीक है।
फिर ये बीच वाला हिस्सा बॉश होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है स्टैक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आप यहाँ से चार्ज डालते हो, चार्ज बोले तो यहाँ पर कौन, जो ओर वगैरह होगा ना वो यहाँ से डाला जाएगा, समझ आ रहा है, ऊपर से गिरा, और नीचे से जो है ना हॉट गैस क्या नाम है, ऑक्सीजन, यहाँ पर गैस, हॉट गैस पास करते हैं, अंदर कोयला होता है, वो कोयले के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, वो ऊपर जाता है ऊपर की तरफ, और मेटल को रिड्यूस करता है। क्या करता है, जो मेटल ऊपर से गिर रहा है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। समझ में आ रहा है। फिर लास्ट में नीचे जो बचता है वो अपना प्योर मेटल होता है, यहाँ पर ढक्कन खोल के निकाल लेते हैं और उसके पिग्स बना देते हैं। पिग्स मतलब बिस्किट बना देते हैं, सोने की बिस्किट होती है ना जैसे, तो वैसे लोहे की बिस्किट बना देते हैं, पिग्स बोलते हैं उसको। हाँ, बस शॉर्ट में इतना याद रखो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इधर पे। और ये आपको 1 मार्क के लिए पूछ सकता है, राइट द कंपोजिशन ऑफ हेमाटाइट ओर। हेमाटाइट ओर मतलब किसका ओर है, ये आयरन का ना, तो इसका पूरा कंपोजिशन क्या होता है, इसमें ये Fe2O3 होता है, साथ में ये पूरा गोंग होता है। तो ये जो ऐसे करके दिया हुआ है ना, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है एक्चुअल में। हाँ, गोंग कौन सा है आपका, SiO2, Al2O3 और फॉस्फेट भी है ये पूरा। Fe2O3 को छोड़ के बाकी सब अपना कौन है, गोंग है। समझ गए, कंपोजिशन याद रहेगा हेमाटाइट ओर का, Fe2O3, उसके साथ में कौन है SiO2, उसके साथ में कौन है Al2O3, और साथ में फॉस्फेट्स होते हैं। चलो इतना याद कर लो यहाँ से। चलो अभी हमारे पास कमर्शियल फॉर्म्स ऑफ आयरन है। आयरन के कमर्शियल फॉर्म कौन से, ये यहाँ से ये चीज इंपॉर्टेंट है, सुनो, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील आयरन। कौन सा, आयरन के कितने कमर्शियल टाइप है, कास्ट, रॉट और कौन, स्टील। अब ये तीनों का जो है ना आपको ये टेबल में दिया हुआ है, ये याद करना है आपको। डिस्टिंग्विश याद कर लो, टॉपिक हो गया आपका। कास्ट आयरन होता है हार्ड और ब्रिटल, रॉट वाला सॉफ्ट होता है, ठीक है। स्टील आयरन ना तो बहुत हार्ड होता है और ना ही बहुत सॉफ्ट होता है। हो गया पॉइंट, इजी है। इसमें 4% कार्बन होता है, इसमें 0.2% होता है, इसमें 0.2 से 2% कार्बन होता है। समझ आ रहा है, कार्बन देखो जितना ज़्यादा रहेगा ना उतना हार्ड हो जाएगा वो। तो अब इसके अंदर कार्बन का परसेंटेज क्या है, सबसे ज़्यादा है कास्ट आयरन में, तो ये सबसे हार्ड है, सबसे कम है सॉफ्ट है, बीच में है तो ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। समझ गए, इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हार्ड आयरन को, हार्ड आयरन को किस लिए, कास्ट आयरन को यूज फॉर मेकिंग पाइप, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोटिव पार्ट्स, मतलब ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियाँ, हाँ। फिर पॉट वगैरह बनाने के लिए, पैन बनाने के लिए, फ्राइंग पैन वगैरह होता है ना, पैन्स बनाने के लिए, या यूटेंसिल्स बर्तन बनाने के लिए, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। ये भी पाइप बनाने के लिए, बार्स मतलब जो जहाँ पर अपने को सॉफ्ट पाइप चाहिए, समझ में, जो फोल्ड कर सके अपन, तो वो बनाने के लिए। फिर स्टे बोल्ट्स, स्टे बोल्ट्स मालूम है क्या होता है, रिबिट मालूम है, रिबिट जिसको सिर्फ ऐसा रॉड लगा के ठोक देते हैं। आप लोग ने फ्राइंग पैन वगैरह देखा है, उसका जो हैंडल होता है वो उसमें कैसे लगा होता है पैन में, उसमें स्क्रू नहीं रहता है, उसमें स्टेयर बोल्ट बोल्ट रहता है, जिसको आप ऐसे लगा के उसके बाद हथौड़ा मार के ठोक दे तो चपटा हो जाता है। सॉफ्ट होता है ना ये, तो हथौड़ा मारो तो चपटा हो जाना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, रिबिट बोलते हैं, ऐसे आम जुबान में उसको रिबिट बोला जाता है। समझ आ रहा है, स्टे बोल्ट है लेकिन। फिर इंजन के बोल्ट बनाने के लिए, अच्छा रिवेट, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है रिवेट, क्या बोलते हैं, रिवेट्स, इंजन बोल्ट्स एंड रिवेट्स। इधर यूज्ड इन बिल्डिंग, यूज्ड इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टूल, शिप्स, ऑटोमोबाइल्स, वेपन्स एटसेट्रा। समझ गए, बिल्डिंग में जो सलिया वगैरह लगती है ना, अब अगर आप स्टील वाली लगाओगे तो उसमें जंग नहीं लगेगा ना, तो ये लॉन्गर टाइम तक रहेगा। समझ में आ रहा है, हाँ। फिर शिप वगैरह बनाने के तो ऐसी जगह बनाई जहाँ पर अपने को जंग ना लगने वाले ये हो, क्योंकि जंग लगेगा तो ख़राब हो जाएगा, तो वहाँ वहाँ यूज़ करना। वेपन में इस्तेमाल करते हैं, वेपन बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हथियार, तलवार, चाकू, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों,
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिएगा बात को यहाँ पर, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है एफ ब्लॉक। आप चाहो तो सबसे पहले जब भी ट्रांजिशन पढ़ो ना, पहले एफ ब्लॉक पढ़ लो, पहले एफ ब्लॉक पढ़ लो, और एफ ब्लॉक में जो जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से कर लेना। पीवाई को देखोगे आपको समझ आ गया कि इसको क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले एफ ब्लॉक में अगर बात करूँ तो आपको मालूम है इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोजीशन मालूम है, पोजीशन, ये पैराग्राफ में आपको वही सब बताया। पोजीशन क्या है इसका, कहाँ होता है? थर्ड पीरियड, थर्ड क्या नाम है ग्रुप, 6 पीरियड और 7th पीरियड। लेंथेनाइड पूछेगा तो थर्ड ग्रुप 6 पीरियड, एक्टिनॉइड बोलेगा थर्ड ग्रुप 7 पीरियड। बता चुका हूँ ना ये सब चीज़ें, बस वही यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल कितने एलिमेंट होते हैं एफ ब्लॉक में? 14। एक सीरीज में 14 होता है, 2 सीरीज है यहाँ पर, तो 28 एलिमेंट्स होंगे। तो एफ ब्लॉक में टोटल कितने होंगे? 28 है। एक पर्टिकुलर सीरीज में बोलेगा तो 14 एलिमेंट्स होंगे। समझ आ रहा है कौन कौन से वो एलिमेंट है? तो आपको ध्यान रखना है। हाँ, इधर सुनो, प्रॉपर्टीज भी याद करेंगे अपन। सुनो, लेंथेनम आपका इसके लेंथेनाइट सीरीज में नहीं आता है। कौन आता है? यहां से मेन जो घर है वो लेंथेनम का है, उसके अंदर यहां से लेकर यहां तक के एलिमेंट रहते हैं, ल्यूटेशियम तक रहेगा। हाँ, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम। बताओ, इसको याद करने का तरीका बताया था क्या? सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद, ये गदगद ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है गैदोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इसका सबसे डिसेंट है, अलग है, ठीक है। तब तो ये टर्बियम, दिल ये डिस्प्रोजियम, होल्मियम हुआ, ठीक है, अर्बियम, अरे तुम, थुलियम, ये भी टर्बियम, लूट लो, ल्यूटेशियम। देख रहे हो सभी बच्चे? अच्छा, इसमें गैडोलिनियम का इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें ना आपको एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं लेंथेनाइट सीरीज का। लेंथेनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज आ रहा है बच्चों किधर पर? 6 पीरियड में। तो 6 पीरियड आएगा तो 5th इसमें होता है अपना जेनॉन। कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा आपका? जेनॉन आएगा। 6 पीरियड में तो आपका 6s2 भर जाएगा, ठीक है। इससे एक कम डी भरा जाता है तो आपका 5d, और इससे एक कम f भरा जाता है 4f। कैसे करेंगे सुनो, आपका लेंथेनॉइड सीरीज किधर आता है बताओ? लेंथेनॉइड 6 पीरियड में आता है। कौन से पीरियड में? तो 6s2 भर दोगे आप। समझ आ रहा है? 5d जो है ना बच्चों, आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे ना तो आपको कहीं पर तो 5d मिलेगा ही नहीं, और कहीं पर मिलेगा आपका 1। तो मैं इसको 0 to 1 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? 0 to 1। अच्छा, 4f आप चेक करोगे ना तो कहीं पर आपको, ठीक है, 0 भी मिलेगा, ठीक है, 1 मिलेगा, 2 कहीं पर नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं इसको कहाँ से लिख देता हूँ? 0 to क्या नाम है 14 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? 0 to 14। तो ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। किसके लिए बोलो? 0 to 14, हाँ, 0 to 1 याद कर लो उसको। लेंथेनाइट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ दिया है पता है आपको? पैराग्राफ में दिया है, अगर आप देखोगे तो। यहाँ भी टेबल के पास लिख लो, आप जब टेबल कर रहे होंगे तो आप देख लोगे, यहाँ पर टेबल के पास लिख लो। क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनॉइड का, जल्दी से बताओ। किया क्या? लेंथेनॉइड 6 पीरियड में होता है तो 6 से चालू होगा, 6s2। डी वाला एक कम होता है और एफ वाला 2 कम होता है। नंबर डी वाला अपने पीरियड नंबर से एक कम और एफ वाला 2 कम। क्या बोला? 6s2 है ना। उसके बाद 5d, इसमें ज़्यादातर केस में 5d में नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, कुछ केस में 5d में 1 होता है तो 0 to 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और 4f में आपका 0 से लेकर 14 तक हो सकता है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब सुनो, गैदोलिनियम को याद करना है आपको। किसको? अब जेनॉन आपको मालूम है जेनॉन का कितना होता है? 54 होता है। तो इसके बाद जितना भी नंबर रहेगा वो आपको फिर इधर पुट करना होता है। अच्छा, गैदोलिनियम देख रहे हो? ये गैदोलिनियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना। कौन? गैदोलिनियम।
ठीक है, गैडोलिनियम का कितना नंबर है बच्चों? 64, तो 54 तो इधर ही आ गया, 54 हो गया, कितना बचा? 10, इधर डाल दिया 2, तो देखो मैं गैडोलिनियम का लिख रहा हूं, जेनॉन लिख दिया 6s2, 56 हो गया, 8 बचा। तो 4f में कितना लिखना चाहिए? 8। समझ आ रहा है? लेकिन ये एक्सेप्शन वाला केस है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन किधर चला जाता है? 5d में, और इधर आ जाता है 7। रीजन 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 बराबर, f का मैक्सिमम नंबर कितना होता है? 14, हाफ फील्ड कितना होता है? 7। तो अगर ये एक d में डाल देता है तो फिर f में कितना हो गया? 7, और ये ज़्यादा स्टेबल रहता है ये केस में। तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ऐसा करता है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं क्या कि 4f 8 होना चाहिए था और 6s 2 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं मिलता है क्योंकि स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है हाफ फील्ड वाला, एक इलेक्ट्रॉन डी में भेज के। समझ गए? यस, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। समझे? कर लोगे? क्या बोलोगे? गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जेनॉन, जेनॉन लिखोगे 54 हो गया, उसके बाद यहाँ 6s2 56 हो गया, फिर डी वाला और एफ वाला बचा, तो 5d, 6 से एक कम डी वाला, तो 5d 1 और 4f 7। ठीक है, अच्छा और कोई एलिमेंट का पूछेगा तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसका पूछ लिया, ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम का नंबर कितना है? 71। चलो इसका कैसे करेंगे? जेनॉन बराबर 54 हो गया, 6s2 56 हो गया, कितना बच गया अभी? बोलो 56, यहां से 4 बचा और वहां से आपका 11 बच गया, 15 बचा है। कितना बचा? 15। तो आप 4f में कितना भर सकते हो? 14, और आपका 5d में कितना हो जाएगा? 1 हो गया। देख लो, तो 5d 1 किसके किसके अंदर आ रहा है? एक गैडोलिनियम में आ रहा है, ल्यूटेशियम में आ रहा है, और लेंथेनम में आ रहा है। तो लेंथेनम तो अपना लेंथेनाइट सीरीज में आता ही नहीं ना, वो तो 4f0 5d 1 है इसका। क्या है? हाँ, सीरियम वाले केस में भी होगा नहीं, लेकिन वो एक्सपेक्टेड में आएगा ना, ऑब्जर्व्ड में दिख रहा है इधर है। अच्छा रुको, ये इतना लिखा कि नहीं लिखा? इतना लिखा, समझ में आया इतनी कहानी? गैडोलिनियम का लिख पाओगे, ल्यूटेशियम का लिख पाओगे। गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर याद करो, हाँ 64। कितना है? 64। या अगर देखो आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो सुनो, 58 to 71 होता है ये। कितना होता है? 58 to 58 से लेकर 57 नहीं, 57 लेंथेनम का है। लेंथेनाइट सीरीज आपका 58 से 71 होता है। फिंगर पर आप कर सकते हो, लाइन वाइज आप मुझे बताओ। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, ठीक है, यूं गदगद, कितने नंबर पर आ रहा है? गलत बोला क्या मैंने? कुछ सही जा रहा है ना? यूं गदगद, हाँ। तो आप नाम नंबर देखो, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, ऐसे भी कर सकते हो। याद रहेगा? क्या बोला? मोबाइल अंदर रख, क्या कर रहा है? इधर ध्यान दे। 58 to 71, 58 to, और आपको लाइन वाइज याद करने का तरीका पता होना चाहिए। कैसे बोलेंगे? सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद, आ गया गैडोलिनियम। 64 पर आएगा 58 से काउंट करोगे तो। तब दिलिये डिस्प्रोजियम, क्या डिस्प्रोजियम, हाँ दिलिये हुआ हॉल्मियम, समझ आ रहा है? फिर उसके बाद अरे अर्बियम, तुम, ठीक है, थुलियम, थुलियम, ये भी टर्बियम, वाई बी करके लिखा है ना, वाई डबल टी, टर्बियम, समझ में आ रहा है? ये भी लूट लो, ल्यूटेशियम, तो ये 14 पर आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये नंबर याद रखिए, आप यहाँ से भी याद कर सकते, 58 to 71 और 14 फिंगर पे आप ऐसा कर लोगे, हो जाएगा। हाँ चलो इधर देखेंगे कौन सा वाला, सीरियम का। देखो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, लेकिन अपने को ये अगेन किस में दिखाई दे रहा है? 5d 1। तो सीरियम वाला भी याद रखो, सीरियम वाला भी हाईलाइट करो। कौन सा हाईलाइट करेंगे? सीरियम। तो 5d 1 किस में याद रखो, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।
जिसमें एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड अलग है, बस वही याद रखना है, बाकी सब तो आपको जनरल फॉर्मूले में फिट कर देना है। हाँ, D1 किस में आएगा बताओ? सीरियम में आएगा, गैदोलिनियम में आएगा, और लास्ट वाला कौन है? ल्यूटेशियम में आएगा। खत्म। ठीक है, चलो ये देखो, जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4f0214 5d, इधर गलत लिखा हुआ है, समझ आ रहा है? 021 आएगा 6s2, इसको सही करो यहां पर। समझे? 2 आपने देखा क्या कहीं पर? ये देखो ना, पढ़ो ना यहाँ पर। 5d1 ही है मैक्सिमम, है ना? 5d2 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो जनरल में कैसे आएगा? चलो, अच्छा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन मालूम है ना? उसका आंसर आपको याद करना है। व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन? एक्सप्लेनेशन पहले ही दे चुका हूं मैं। कॉन्ट्रैक्ट क्यों करता है बताओ? तो लेंथेनाइट और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है आपको यहां से, और गैदोलिनियम वाला वो पढ़ लेना है। हाँ, एप्लीकेशन पढ़ लेना अभी इधर पे। लेंथेनॉइड कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन एवरी हाउस होल्ड। लेंथेनॉइड वाले जो कंपाउंड होते हैं सब जगह प्रेजेंट होते हैं हाउस होल्ड, जैसे कि आप देख रहे हो इनसाइड द कलर टेलीविजन ट्यूब। कलर टीवी होती है ना आपकी, उसके ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं लेंथेनाइड्स। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर बम्बार्डेड ऑन सर्टेन मिक्स लेंथेनॉइड कंपाउंड, आपके पास जो स्क्रीन है जो आप सामने से देखते हो, पीछे से इलेक्ट्रॉन फॉल होता है उसके ऊपर। क्या फॉल होता है? इलेक्ट्रॉन। तो वो लेंथेनॉइड का ही बना होता है। काय का बना होता है? लेंथेनॉइड। दे एमिट विजिबल लाइट, वो लाइट एमिट करते हैं और आपको स्क्रीन पर फिर चीज़ें दिखाई देती हैं। समझ आ रहा है? ओवर अ स्मॉल वेवलेंथ रेंज, देयरफॉर इनसाइड सरफेस ऑफ टेलीविजन ट्यूब और कंप्यूटर मॉनिटर इज कोटेड विद टाइनी पैचेस ऑफ 3 डिफरेंट लेंथेनॉइड्स। ठीक है, टू गिव 3 कलर टू मेक द कलर इमेज। ठीक है, ये सब पढ़ लेना यहां से। याग लेजर, देखो यहां पर याग लेजर आप लोग ने सुना होगा। हाँ, मोस्ट नोटेबल एप्लीकेशन इज नियोडाइमियम याग लेजर। क्या बोलेंगे? हाँ, तो एक ये, इसको अंडरलाइन करो, नियोडाइमियम याग लेजर। याग का फुल फॉर्म क्या है? याग, वाई से येट्रियम, एल्यूमिनियम, गार्नेट। याग क्या? याग, याग का फुल फॉर्म पूछ लिया तो येट्रियम, एल्यूमिनियम, गार्नेट। हाँ, लेंथेनॉइड का इस्तेमाल हाइब्रिड कार्स में इस्तेमाल होता है, सुपर कंडक्टर्स एंड परमानेंट मैग्नेट के अंदर इस्तेमाल होता है। बस ये सब कर लो, और क्या? एक्टिनॉइड्स। इसके अंदर से ना आप सिर्फ टेक्स्ट बुक में से ना ये याद है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन याद कर लेना। वाइट इन कलर, दीज आर हाईली रिएक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड कर लेते हैं। एक काम करते हैं, डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, वहां पर हो जाएगा अपना टॉपिक। इधर आ जाओ, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। दोनों पूछ चुका है बच्चों, आपको डिस्टिंग्विश अलग से पूछ चुका है, डिफरेंसेस, आपको सिमिलैरिटीज अलग से पूछ चुका है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टेबल के अलावा जो आपको करना है वो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है। इसका आंसर डायरेक्ट आंसर इसमें से याद कर लेना, डाइजेस्ट में से। अच्छा, लेंथेनॉइड के अंदर जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +4 होता है। एक्टिनॉइड में कितना होता है? +7 तक जाता है। ठीक है, क्या क्या बोलेंगे? लेंथेनॉइड का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4 है। और एक्टिनॉइड का कितना है? +3, +4, +5, +6, +3 से +7। हो गया डिस्टिंग्विश। इसको आप लेकिन डिस्टिंग्विश पूछेगा तो अलग अलग पॉइंट बना के करोगे।
लेंथेनॉइड में आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +4। एक्टिनॉइड में +7 है, +3 to +7, समझ गए? अच्छा, उसके बाद लेंथेनॉइड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाते। एक्टिनॉइड हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म, तो दे देखो यहाँ पर बोल रहे हैं लेंथेनॉइड दे डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, और एक्टिनॉइड में दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। हो गया इजी पॉइंट, ठीक है? एग्जाम में आपको 2 मार्क के पूछेगा तो 2 पॉइंट ही जरूरी है अपने को, तो आप कम से कम 3-4 पॉइंट याद करके जाओ ताकि आप 2 पॉइंट आपको याद रहे एग्जाम में। लेंथ क्या किसमें दिया है? डिस्टिंग्विश बना के दिया हुआ ना, हाँ, तो याद कर लेना आप लोग। ऑल लेंथेनॉइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट प्रोमिथियम। सुनो बात को, लेंथेनॉइड जो है ना वो आपके क्या नाम है, रेडियो एक्टिव नहीं होते, सिर्फ किसको छोड़ के? प्रोमिथियम को। देखो सीने पर जो बोलते हैं प्रोमिथियम होता है, और वो होता है रेडियो एक्टिव। इसके अलावा सब क्या है? नॉन रेडियो एक्टिव। तो ऑल लेंथेनॉइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट प्रोमिथियम। समझ आ रहा है? बट एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव, तो एक्टिनॉइड सारे के क्या होते हैं अपने? रेडियो एक्टिव होते हैं। समझ गए? पॉइंट बहुत आसान है। लेंथेनॉइड्स आर नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट प्रोमिथियम, और एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव। अच्छा, देखो ऑक्सीजन के साथ में पॉजिटिव चार्ज देख रहे हैं ना, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाया पॉजिटिव है, तो यहां पर लेंथेनॉइड डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटायन, इसको बोलते हैं ऑक्सोकेटायन। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है और प्लस चार्ज है ना, तो इसको ऑक्सोकेटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लेंथेनॉइड डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटायंस, लेकिन एक्टिनॉइड ऑक्सोकेटायन बनाते हैं। एक्टिनॉइड बनाते हैं कौन? एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड में कौन आ गया? यूरेनियम, प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम किसके अंदर आ गया? देखो एक्टिनॉइड कैसे याद करते हैं बताओ? थोड़े पहलवान उनसे, है ना, बराबर निपटेंगे। नेपच्यूनियम आ गया ना? नहीं, बोलो। पुराने प्यू आ गया, प्लूटोनियम आ गया। आम कम बिकेंगे, कैफे में फरमाए मोदी जी, हाँ ऐसे फरमाए मोदी, नो लड़ाई। समझ में आ रहा है? इस तरीके से पूरे 14 एलिमेंट हो जाते हैं, तो आप ध्यान रखिए। अच्छा, उसके बाद मोस्ट ऑफ द लेंथेनॉइड आर, ज्यादातर लेंथेनॉइड कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, वेरेज एक्टिनॉइड्स आर कलर्ड आयन। हो गया खत्म। देखो याद हुआ कि नहीं? डिस्टिंग्विश अभी कर लो प्रिपरेशन। कितने पॉइंट हो गए हमारे? 1 2 3 4 5, है ना? जरा याद करने की कोशिश करो उसको। फिर अभी सिमिलैरिटीज भी आपको अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, तो सिमिलैरिटीज भी करते हैं। डिस्टिंग्विश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बता रहा हूं ये चैप्टर जब पढ़ोगे ना, सबसे पहले एफ ब्लॉक ही पढ़ना। तो डी ब्लॉक पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, बड़ा है, तो पहले एफ ब्लॉक पढ़ना। अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो आपकी चांदी हो गई ना, हरी बात। और मैक्सिमम इससे पूछा जाएगा। डिस्टिंग्विश आपको पूछा जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पूछा जाता है, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, या आपको सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, इतना इंपॉर्टेंट है। या कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पूछ सकता है। चलो बोलो, पहला पॉइंट क्या बोलेंगे? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पॉइंट बोलो। इसमें हाईएस्ट +4 होता है, उसमें कितना होता है? +7 होता है। चलो दूसरा पॉइंट किसके बारे में बात करेंगे? हाँ, कॉम्प्लेक्स बना सकता है कि नहीं बना सकता है? लेंथेनॉइड नहीं बना सकता है, ये कॉम्प्लेक्स बना सकता है। तीसरा पॉइंट किसके बारे में बात करेंगे? हाँ, रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव। तो ये क्या होता है? नॉन रेडियो एक्टिव, सिर्फ प्रोमिथियम को छोड़ के ये रेडियो एक्टिव होता है। वेरी गुड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथा पॉइंट, ऑक्सोकेटायन। ये ऑक्सोकेटायन नहीं बनाता है, तो बेसिकली इसके बारे में जब बात करें तो नहीं, इसके बारे में हाँ, समझे? तो ये वाला ऑक्सोकेटायन नहीं बना सकता है लेंथेनॉइड, और ये आपका ऑक्सोकेटायन बना सकता है। कुछ एग्जांपल आप याद कर सकते हो, UO+, PuO+, है ना? और ये वाले कलरलेस होते हैं, देखो इसके लिए नहीं है, कलर नहीं है, और ये कलर्ड आयंस होते हैं। खत्म हो गया। कितना आसान है, बहुत आसान है बच्चों, और अच्छा आता भी है ये आपको एग्जाम में। सिमिलैरिटीज देख लो। बोथ द सीरीज शो +3, मतलब दोनों के अंदर +3 दिखाई देगा, कॉमन चीज हो गई। उसका मैक्सिमम +4 है, तो +3 भी बताएगा मतलब ना। तो कॉमन क्या हो गया दोनों के अंदर? +3 कॉमन है। बोथ शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बोथ सीरीज F ऑर्बिटल्स आर फिल्ड ग्रेजुअली। अच्छा, दोनों में F धीमे धीमे भरेगा ना, एक 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 करके, सेम, ठीक है। आयनिक रेडियस
इन बोथ द सीरीज डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्शन बताया, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा और रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो इन बोथ क्या नाम है, बोथ द सीरीज एटॉमिक आयनिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑल द एलिमेंट इन बोथ द सीरीज इज लो एंड आर सेड टू बी हाईली रिएक्टिव। इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कम, दोनों सीरीज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है और हाईली रिएक्टिव होता है। अच्छा, इनका नाइट्रेट, जब इसका कंपाउंड बनाएंगे, नाइट्रेट, पर क्लोरेट, सल्फेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर सोल्यूबल व्हाइल द हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड्स एंड कार्बोनेट आर इनसोल्यूबल। मतलब एफ ब्लॉक का जो मेटल होगा उसका अगर मैं नाइट्रेट बनाऊंगा, नाइट्रेट मतलब NO3 वाला कंपाउंड, पर क्लोरेट बनाऊंगा मतलब आपको मालूम है ClO3 वाला जो कंपाउंड होता है, बराबर है। क्लोरेट बनेगा तो ClO, पर क्लोरेट ClO4 बनेगा, सॉरी क्या बनेगा, ClO4 वाला कंपाउंड। सल्फेट मतलब SO4 वाला कंपाउंड। तो ये पानी में सॉल्युबल होंगे। लेकिन अगर हाइड्रोक्साइड बनेगा मतलब OH वाला कंपाउंड बनेगा, फ्लोराइड यानी F वाला कंपाउंड बनेगा, कार्बोनेट यानी CO3 वाला कंपाउंड बनेगा, तो ये इनसॉल्युबल होगा। खत्म हो गया। क्या बोला, समझ में आ गया कि नहीं, लिख के बताओ यहां पर। नाइट्रेट बोले तो कौन सा कंपाउंड होगा, मैं जनरली देखो मैं M लिख देता हूं, M आपका मेटल होगा, हाँ F ब्लॉक का, और नाइट्रेट NO3 मेटल का नाइट्रेट रहेगा। समझ आ रहा है। वैसे ही मेटल का क्या रहेगा, पर क्लोरेट रहेगा, हाँ क्या रहेगा, पर क्लोरेट FClO4, सल्फेट रहेगा MSO4, हाँ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ। और ये सब सॉल्युबल होंगे। और फ्लोराइड बात करूंगा, MF होगा, कार्बोनेट होगा, ओके, और हाइड्रोक्साइड होगा, इनसॉल्युबल होगा। खत्म हो गई कहानी। हो गया टॉपिक, पढ़ा दिया मैंने। जल्दी फटाफट डिस्टिंग्विश पढ़ो, चलो फटाफट से डिस्टिंग्विश पढ़ो, बहुत आसान है। देखो मैं मेन मुद्दा बता देता हूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पर बात करना है। पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर पे बात करोगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पे। दूसरा पॉइंट आप किस पे बात करोगे, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तीसरा पॉइंट आप किस पे बनाओ, हाँ रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव, समझ में आ रहा है। चौथा पॉइंट ऑक्सोकेटायन पे बात करोगे। पांचवा किस पे बात करोगे, कलर पे बात करोगे। तो सुनो, पूरे 5 पॉइंट है ना, मेन मुद्दा लिख लो वहां पर। पहला किस पे बात करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट पे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो शॉर्ट में लिख लो इधर पे, तो आपको ना एग्जाम में रिकॉल करने के लिए आसानी होगी कि अपने को क्या क्या मुद्दे पे बात करनी है। पहले पॉइंट में आप ऑक्सीडेशन स्टेट पे बात करोगे, दूसरे पे आप रेडियो एक्टिविटी पे बात करोगे ना, लेंथेनॉइड डू नॉट नहीं कॉम्प्लेक्सेस पे बात करोगे। तीसरे पॉइंट में आप रेडियो एक्टिविटी पे बात करोगे, ठीक है। चौथे पॉइंट में आप ऑक्सोकेटायन पे बात करोगे। किस पे बात करोगे, ऑक्सोकेटायन पे बात करोगे। और चौथे पांचवें पॉइंट में आप बात करोगे कलर पे। चलो डिस्टिंग्विश करें, डिस्टिंग्विश लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड का ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +4, एक्टिनॉइड का +7। चलो दूसरा पॉइंट किस पे बात करने का अपने को, कॉम्प्लेक्सेस पे। तो दे लेंथेनॉइड इधर, हाँ दे फॉर्म, दे डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स। इधर वाले का ज्यादातर नहीं 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 करने का, इधर हाँ हाँ करने का। समझ में आ रहा है, तू हाँ। अच्छा उसके बाद नॉन रेडियो एक्टिव होता है, और ये वाला अच्छा नॉन रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट प्रोमिथियम, प्रोमिथियम को छोड़ के प्रोमिथियम रेडियो एक्टिव होता है। लेंथेनॉइड में सारे एलिमेंट प्रोमिथियम को छोड़ के नॉन रेडियो एक्टिव है, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद ऑक्सोकेटायन पे बात करो। दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटायन, दे फॉर्म, ऑक्सोकेटायन क्या होता है, ऑक्साइड रहेगा उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, केटायन बोल तो पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सोकेटायन। उसके बाद लास्ट वाला कलर पे बात करोगे, दे आर कलरलेस, और यहां पर दे आर कलर्ड आयंस। खत्म, दे फॉर्म कलर्ड आयंस। हो गया। सिमिलैरिटी बोलो। पहला पॉइंट अगेन आपका जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा दोनों में, बोथ पजेस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अच्छा अगर आप बात करोगे फिलिंग की, बात करोगे फिलिंग, एफ ऑर्बिटल का फिलिंग जो है कैसा रहेगा दोनों में,
सेम है, ग्रेजुअली है ना, ग्रेजुअली फिल होगा। आयनिक रेडियस क्या होगा बच्चों? ये रेडियस बताओ, डिक्रीज करेगा। कहां से? लेफ्ट टू राइट जाओगे तो। या बोलोगे कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, ऐसे लिखो। एटॉमिक नंबर को Z बोल दो क्या? Z इंक्रीज होगा, आयनिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होता है, रिएक्टिविटी हाई होता है, क्या बोलेंगे? En आपका क्या होता है? En लो होता है, ठीक है, और रिएक्टिविटी क्या होता है? बस। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सीरीज हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई रिएक्टिविटी। हो गया। उसके बाद इस F ब्लॉक के नाइट्रेट्स, परक्लोरेट्स, सल्फेट सॉल्युबल होते हैं पानी में। अगर हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, कार्बोनेट बात करूं तो इनसॉल्युबल होते हैं। खत्म हो गया। देखो सिमिलैरिटी याद हुआ कि नहीं याद हुआ बच्चों? ये लास्ट का पॉइंट जो है ना, आप 2 पॉइंट कर सकते हो उसको। हाँ, तो 6 पॉइंट, अगर 3 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा, आप 6 पॉइंट बना सकते हो। चलो सिमिलैरिटीज बोलो बच्चों। बोथ द सीरीज हैव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, F ऑर्बिटल्स फिल्स इन बोथ द सीरीज ग्रेजुअली। उसके बाद क्या क्या? हाँ, आयनिक रेडियस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। हाँ लो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, कहाँ पहुंचे हम लोग? इलेक्ट्रोने बोथ हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई रिएक्टिविटी। अच्छा, अभी कौन से इनके कंपाउंड जो है ना सॉल्युबल होंगे पानी में? नाइट्रेट, परक्लोरेट, सल्फेट। ओके, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, इनसॉल्युबल कौन होंगे? हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड और कार्बोनेट्स, इनसॉल्युबल इन वाटर। हो गया ना इजीली? ठीक है। अच्छा, अभी इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है? मैंने आपको बोला क्या पढ़ोगे आप? इसका एक और आंसर पढ़ लेना, कौन सा? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हाँ हाँ, ठीक है। चलो बच्चों, अच्छा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लोगे इसका? ये देखो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है ना, आप यहां से जनरल इलेक्ट्रॉन 1 2, ठीक है, 1 1 1 देख रहे हो यहां पर। डी वाले में आपका 1 से लेकर 2 तक जा रहा है, तो मतलब जब जनरल लिखूंगा तो 5D 1 2 0 2 2 लिखूंगा। 0 भी है ना, तो जब 6D लिखोगे तो 0 2 क्या लिखोगे? यहां पर 2 लिखेंगे। और आप 5F लिखोगे तो 0 है, उसके बाद 1 नहीं है इधर पे। डायरेक्टली आपका कितना है? 2 से लेकर, बीच में 8 भी नहीं आ रहा है, लेकिन 2 to 14 आप जनरल लिख दोगे। 0 और उसके बाद 2 to 14। समझ गए? जनरल क्या लिखोगे बताओ? इधर पे आपका रेडॉन आएगा। एक्टिनॉइड सीरीज के लिए क्या आएगा? रेडॉन, ठीक है, जिसका 86 होता है। कितना? 86, बराबर ना। उसके बाद आपका होगा यहां पर, ये कौन से पीरियड में होता है बच्चों? 7 पीरियड। तो ध्यान रखना 7S से शुरुआत होगी, 7S। उससे एक कम D होता है 6D, उससे एक कम कौन होता है? 4F। समझे? 5 आएगा, सॉरी, 7 6 और उसके बाद 5। ये याद हो गया ना? S तो पूरा ही भरा रहता है 2, ठीक है। D में याद रखना एक्टिनॉइड सीरीज में D में आपका 0 से लेकर कितना जाएगा?
2 तक जाएगा, क्योंकि 0 भी देख रहे हो, 1 भी देख रहे हो और 2 भी देख रहे हो। और F वाला जो है ना आपका 0 to 14 आप बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल में 1 वाला नहीं मिलता है, तो 0, 2 to 14 भी लिख सकते हो। 0 to 14 भी लिख दिया तो कोई हर्ज नहीं है, समझे? ये हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इसमें आप अभी ऑब्जर्व्ड और ये दिया हुआ नहीं है ना, ठीक है? तो इसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन है एक्चुअल में, देखोगे आप 60 60 60 देखो, 2 1 1 देख रहे हो, बहुत सारे। तो अब यहां से नहीं, आपको किधर से पूछा जाएगा? एक्टिनाइट से ही पूछा जाएगा, जहां भी पूछा जाएगा। कौन सा पूछा? सॉरी, लेंथेनाइट से पूछा जाएगा। गैडोलिनियम वाला ही ज़्यादातर वापस हो सकता है आपको रिपीट करे, लेकिन इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, समझ गए? चलो, ये करने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चैप्टर का लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला टॉपिक। पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट, क्या समझ आता है पोस्ट एक्टिनॉइड मतलब? अच्छा, एक्टिनॉइड के एलिमेंट कहां से कहां होते हैं, पता है किसी को? कितना? 90 से 103। टोटल कितने एलिमेंट है आपके? 118। 103 के बाद वाले को क्या बोलना चाहिए? बराबर, पोस्ट मतलब बाद में। तो एक्टिनॉइड खत्म होता है 103 पर, तो 103 के बाद वाले कौन हो गए? पोस्ट एक्टिनॉइड हो गए, समझ गए? हाँ, तो अब सुनो, ट्रांस यूरेनियम का मतलब भी ध्यान रखो। ट्रांस यूरेनियम किसको बोलेंगे? यूरेनियम पता है कहां आता है? यूरेनियम, हाँ, एफ ब्लॉक में किधर आता है? एक्टिनॉइड। आ जाओ इधर पे, ये देखो यूरेनियम 92। ट्रांस यूरेनियम किसको बोलेंगे? यूरेनियम के बाद वालों को। ट्रांस यूरेनियम किसको बोलेंगे? तो यूरेनियम के बाद वाले आ गए। अच्छा, आप सुनो, you have seen that elements with atomic number greater than 92 are called, तो ये पूछ सकता है आपको what are trans uranium, क्या बोलोगे आंसर? हाईलाइट करो, उसको टिक करो। एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम, बराबर। अच्छा, 93 से 103 वाले कौन होते हैं? एक्टिनॉइड होते हैं, बोलो सही है। अरे 58 से 71 कौन होते हैं? लेंथेनॉइड। 90 to 103 कौन होते हैं? एक्टिनॉइड। समझ में आ रहा है? अच्छा, 104 से 118 तक कौन होंगे? पोस्ट एक्टिनॉइड होंगे, क्योंकि एक्टिनॉइड खत्म हो रहा है 103 पर। तो व्हाट आर पोस्ट एक्टिनॉइड? एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 1042 या ग्रेटर देन 103 भी बोल सकते हो आप, 103 से ज्यादा वाले सब 118 तक। पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट दैट आर नोन सो फार आर ट्रांजिशन मैटर, ठीक है? अच्छा, अब इधर सुनो, इधर इधर इसको मार्क करो, इसको मार्क करो, ठीक है? फ्रॉम 104 to 118 आर कॉल्ड पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट्स। अच्छा, इसको पोस्ट एक्टिनॉइड क्यों कहा जा रहा है मालूम है? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो किसकी तरह है? एक्टिनॉइड की तरह है। किसकी तरह है? एक्टिनॉइड। और इनको भी हम लोग ने जो है ना न्यूक्लियर रिएक्शन करके बनाया है लैब में। इन एलिमेंट्स को, जो लास्ट वाले एलिमेंट है, उनको क्या किया है हमने? न्यूक्लियर रिएक्शन करके बनाया है। जिस तरीके से एक्टिनॉइड वाले मैनमेड हैं, तो इसको भी जो है ना पोस्ट एक्टिनॉइड को भी बनाया गया है न्यूक्लियर रिएक्शन करके। 9 पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड। पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट कितने होंगे जरा सोचो? 104 से 118 कितने हो रहे हैं? 104 से अगर मैं काउंट करूं 7 ये हो गए, और 8 15 हो रहे हैं, और उसमें से कितने? 9। सो फार अभी तक 9 पोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट्स हैव बीन सिंथेसाइज्ड, पैदा किया। इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी देयर केमिस्ट्री ओइंग देयर शॉर्ट हाफ लाइफ। देखो, हम लोग जब भी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो लास्ट एलिमेंट के नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते? वो रेडियो एक्टिव होते हैं, उनकी हाफ लाइफ बहुत ही कम होती है। मतलब हम उसको स्टडी करने जाते हैं, उतने में वो चेंज हो जाता है, डीके हो जाता है उसका। हाफ लाइफ कितनी है उसकी? देखो 2.8 × 10⁻⁴ सेकेंड है।
मतलब इतने क्विकली ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है, दूसरे न्यूक्लियस में बदल जाता है। तो आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसे स्टडी करोगे, समझे? तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करना डिफिकल्ट क्यों है? बिकॉज दे हैव वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ, ठीक है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2.8 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स है ना, ओनली millisecond, only a little is known about the chemistry of these element. Rutherfordium forms chloride. Rutherfordium की अगर बात करें तो ये Cl4 बनाता है, zirconium and hafnium की तरह +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. Dubnium resembles to both group 5. तो इतना थोड़ा बहुत इनके बारे में मालूम पड़ा है, ठीक है, बस खत्म. नियोबियम, एक्टिनॉइड, प्रोटेक्टिनियम, ठीक है. तो आप ये सब चीजें आपको पढ़नी है, समझो बात को, इस चैप्टर के अंदर से, ठीक है. करोगे इसके अंदर ना, इस चैप्टर में से पीवाई की उठाओ, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार. लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, डिस्टिंग्विश, क्या नाम है, गैदोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब सवाल ही आपको बार बार, और कुछ गिव रीजन है वो सब कर लेने का, और आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा बच्चों, ठीक है.